बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी डिसऑर्डर्स में, उसमें हम फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर जिसमें आपको फीडिंग या ईटिंग से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चलकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काज करते हैं। एंड बहुत सारे अदर जो आपको फंक्शनिंग एरिया में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है पेशेंट की या क्लाइंट की, जब वो आपके पास आता है। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स या सोमैटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलती हैं। तो आज हम उसका नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। जो है आपके पास दो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आप जो आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, और उन ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स में देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप मेल को देखते हैं उनसे, अगर आप कंपैरिजन करते हैं इनका, तो आपको फीमेल में ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इसके अलावा उसके पीछे काजेज़ क्या हैं, उसकी प्रेवलेंस क्या है, इसके सिम्पटम्स की बात करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू DSM-5 वो क्या है, और एट द एंड हम लोग बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस वे में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा की। नर्वोसा जो है आपके पास, वैसे तो एनोरेक्सिया जो है आपके पास बहुत सारी डिसऑर्डर्स या बहुत सारे डिजीज़ अगर आप मेडिकल में देखते हैं तो उन डिजीज़ के साथ भी आपको ये सिम्टम के तौर पर नज़र आता है। एनोरेक्सिया जो है वो पेशेंट को आम तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फ़ीवर का पेशेंट है उसको एनोरेक्सिया हो सकता है। कैंसर के पेशेंट को, या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर आपको एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। तो एनोरेक्सिया आपके पास बेसिकली होता क्या है? एनोरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लैक ऑफ एपेटाइट मिलेगी पेशेंट के अंदर। अगर आप फिजियोलॉजिकल देखते हैं तो जस्ट मैं एनोरेक्सिया की बात कर रही हूँ, नर्वोसा की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि एनोरेक्सिया आपको बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर और बहुत सारी दूसरी डिजीज के अंदर भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फीवर की कंडीशन में अगर बहुत सीवियर फीवर होता है तो पेशेंट में जो लैक ऑफ एपेटाइट पाई जाती है उसको हम एनोरेक्सिया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर्स, सॉरी डिजीज़, मेडिकल कंडीशन जिनमें पेशेंट को बिल्कुल भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, और आपके पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे डिसऑर्डर्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिप्रेशन आ गया। ठीक है, डिसऑर्डर में आपके पास डिप्रेशन हो गया, इस एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी पेशेंट जो है वो खाना पीना छोड़ जाता है, उसको भूख नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब ये वर्ड इसके साथ नर्वोसा अटैच हो जाता है तो ये एक सिम्टम की बजाय एक डिसऑर्डर बन जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है आपके पास एक डिसऑर्डर है, और नर्वोसा में आपके पास ये निकला है वर्ड नर्व से, न्यूरॉन से। ठीक है, तो न्यूरॉन्स आपके पास ये नर्वस सिस्टम से जो है आपके इसका कनेक्शन आ जाता है न्यूरोसा का। यानी इस कंडीशन में एनोरेक्सिया में सिर्फ आपको लैक ऑफ एपेटाइट मिलती है ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपके पास अदर पर्सपेक्टिव्स या अदर एस्पेक्ट्स या अदर आपके पास थिंकिंग पेशेंट की या क्लाइंट की देखने को मिलेगी, जिसमें आ जाता है आपके पास कि पेशेंट को फियर होता है वेट गेनिंग का। ठीक है, कि मेरा वेट गेन ना हो जाए, मेरी बॉडी इमेज जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। इसके अलावा इसकी वजह से जो है वो पेशेंट इस एनोरेक्सिया का शिकार होता है। हो सकता है कि एनोरेक्सिया निरोसा के अंदर पेशेंट को भूख लग रही है लेकिन वो खा नहीं रहा, क्योंकि उसको किस चीज़ का फियर है, उसको बॉडी गेनिंग का फियर होता है या बॉडी इमेज का फियर होता है, जिसकी वजह से उसकी एपेटाइट जो है वो डिस्टर्ब हुई होती है या वो खुद डिस्टर्ब करके रखता है। ठीक है, तो देयर इज अ कीन डिफरेंस बिटवीन एनोरेक्सिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया आपको दूसरे मेडिकल सिम्टम्स में भी या मेडिकल डिजीज में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ये एज अ सिम्टम नजर आएगा, और नेचुरली पेशेंट को जो है वो भूख नहीं लगती, लैक ऑफ एपेटाइट पाया जाता है पेशेंट के अंदर। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, नर्वोसा में आपको पेशेंट ऐसे मिलेंगे या क्लाइंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो जिसमें भूख तो पाई जा रही है लेकिन वो शायद खुद नहीं खा रहा, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनको नेचुरली ये चीज़, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब पेशेंट इस तरह की आपके पास हैबिट करता है तो उसकी बॉडी जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रही होती कि वो दोबारा से इस चीज़ को कंटिन्यू करे या कुछ खाए, या इस तरह की सिम्टम्स जो है फिर उसमें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो इसकी बात आ जाती है, तो डेफिनेशन में इन्होंने कहा है कि एनोरेक्सिया एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक लीडिंग टू लो बॉडी वेट। अब यहाँ पे आपके पास लो बॉडी वेट आ गया। टिपिकली
accompanied by an intense fear of gaining weight। अब यहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्या है कि मेरा वेट गेन होगा एंड डिस्टर्ब्ड परसेप्शन ऑफ बॉडी वेट एंड इमेज। अब बॉडी वेट एंड बॉडी गेन का ही यहाँ पे प्रॉब्लम पाया जाता है पेशेंट के अंदर। तो उसको लगता है कि मैं खाऊंगा तो मेरी कैलोरीज जो है वो मेरी बॉडी इमेज को खराब कर देंगी, मेरी बॉडी का जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्पेशली ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जैसे कि ये मॉडल्स हो गए, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ। हत्ता कि लोग जो होते हैं ना एनोरेक्सिया निरोसा के पेशेंट, ये लो वेट होते हैं, ठीक है, अंडर वेट होते हैं। इनका वेट एज कम्पेयर टू देयर बॉडी फिजिक बहुत कम होता है, लेकिन इनको गुड इंसाइट नहीं होती इसके बारे में कि हमारा जो वेट है, हमारी जो बॉडी है वो वीक है या हम लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि इनकी हो सकता है जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी हो, जैसे कि मैंने बात की इनकी मॉडल्स की, तो ये लोग भी इस तरह से ही करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कौन से मेथड यूज़ करते हैं फूड को ना लेने के या फिर फूड को अपनी बॉडी का पार्ट ना बनने देना, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये फूड नहीं लेते, दूसरा ये है कि अगर फूड ले लेते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि ये हमारी बॉडी का पार्ट ना बने, ताकि हमारा जो बॉडी वेट है वो गेन ना हो, हमारी जो बॉडी की इमेज है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आगे चल के इन दोनों मेथड्स की हम लोग बात भी करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए, तो इसमें जो आपके पास रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, आपको वो हो सकते हैं कि वही चीज़ के एक तो वो रिक्वायरमेंट हो सकती। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे जाने से पहले हम लोग उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू पेशेंट जो है वो अपने फूड को या तो इनटेक नहीं कर रहा या फिर उसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बनने दे रहा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 मेथड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहला मेथड आपको मिलेगा रिस्ट्रिक्शन का। रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि वो डाइट ले ही नहीं रहा, ठीक है? अपने आप को कंट्रोल करता है ताकि वो कुछ खाए ना, दिन भर भूखा रहना, फास्टिंग करना। देयर आर डिफरेंट मेथड्स आपको इसमें नज़र आएँगे रिस्ट्रिक्शन में भी। क्या हो सकता है आपके पास कि वो डाइट लेस ले रहा है, ठीक है? लेस डाइट की वजह से उसकी जो कैलोरीज़ हैं वो उसकी इनटेक कैलोरीज़ की जो है वो कम हो रही है। इसके अलावा हो सकता है कि अगर उसने डाइट ले ली है, वो आपके पास एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, कैलोरीज़ को बर्न बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी वेट है वो वहीं का वहीं है, वो गेन नहीं हो पा रहा, और इसको कहते हैं जी रिस्ट्रिक्शन का मेथड। दूसरा मेथड जो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर वो होगा आपके पास पर्जिंग। पर्जिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें पेशेंट जो है वो कैलोरीज़ को इनटेक तो करता है, लेकिन उसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बनने देता। इसके भी आगे से आपको 2 मेथड देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपके पास आ जाता है पर्जिंग में कि आपको एमिसिस देखने को मिलेगी। इट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसमें आपको वॉमिट, सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर देना, यानी कि पेशेंट ने जो कुछ खाया है, क्लाइंट ने जो कुछ खाया है, वो क्या कहेगा कि इससे पहले कि मेरी बॉडी का पार्ट बने, जैसे ही उसने खाया है, अब बॉडी की नीड पूरी हो गई है, जो स्टमक है वो फुल हो गया है, साथ ही वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी का पार्ट नहीं बन पा रहा होता, और इस को कहते हैं आप जी फेमिसिस। द सेकंड मेथड यूज इन पर्जिंग इज, आपके पास जो है वो मेडिसिन यूज करते हैं, उसको आप पेशेंट जो है वो लेक्सेटिव यूज़ करेगा, ठीक है? और इसकी मदद से हो सकता है कि वो डायरिया इंड्यूस करे, ठीक है? यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस वॉमिट थी और यहाँ पे हो सकता है कि वो डायरिया इंड्यूस करे, जिसकी वजह से सीवियर किस्म का जो डायरिया होता है, उसकी वजह से पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो गेन नहीं हो पा रहा होता, और बॉडी जो है वो वीक रह जाती है, और पेशेंट जो है वो इस चीज़ से सैटिस्फाई होता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि मेरा बॉडी का वेट जो है वो गेन ना हो। तो मिसेस या फिर सेल्फ इंड्यूस वॉमिट के अंदर जो है आपके पास आपको मेटाबॉलिक अल्कोसिस देखने को मिलेगा, एंड लेक्सेटिव्स जब यूज़ करता है या डायरिया जब होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो सिचुएशन होती हैं पर्जिंग के अंदर आती है। पर्जिंग में आप बेसिकली जो आपने खाया है, जो कैलोरीज आप अपने अंदर बॉडी के अंदर लेकर गए हैं, उसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बनने दे रहे होते। बात कर लेते हैं जी आप क्राइटेरिया की। तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास क्राइटेरिया आ जाता है, एक सेकेंड,
इसमें आपको देखने को मिलेगा क्राइटेरिया नंबर ए। एंड क्राइटेरिया नंबर ए में आपको क्या चीज़ मिल रही है जी, यहाँ पे मिल रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक रिलेटिव टू रिक्वायरमेंट। अब जितनी उसको रिक्वायरमेंट है वो उतनी एनर्जी नहीं ले रहा, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फीमेल है, उसकी एज है आपके पास 22 और उसकी एज में उसकी जो हाइट है आपके पास वो है 5 फीट एंड 7 इंच, ठीक है। तो इस हाइट का जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस हाइट की और इस एज में जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी एनर्जी को जो है वो इनटेक नहीं कर रहा है, इससे लेस इनटेक कर रहा है और उसको फियर इसी चीज़ का होता है कि मेरा बॉडी जो है वो वेट गेन ना कर जाए। इसके बाद लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट लो बॉडी वेट, जिसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे सिम्टम्स आ जाते हैं कि अगर उसने रिस्ट्रिक्शन की हुई है तो उसका बॉडी का जो वेट होगा वो लो होगा, और इतना अंडर वेट ये पर्सन हो जाता है, ये क्लाइंट, ये जो पेशेंट होता है इतना अंडर वेट हो जाता है कि आपको एक वो कहते हैं ना हड्डियों का ढांचा बन जाना, इस किस्म की जो सिचुएशन है ना वो देखने को मिल जाती है। जस्ट उसके जो है वो बोन्स आपको नजर आ रही होती हैं, बाज़ औक़ात इतनी सिवियरिटी पे ये डिसऑर्डर चला जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज, सेक्स, डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी एंड फिजिकल हेल्थ, ये सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए जो उसकी बॉडी इनटेक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से वो अंडर वेट हो जाता है। सिग्निफिकेंटली लो वेट इज डिफाइंड एज द वेट दैट इज लेस देन मिनिमली नॉर्मल for children and adolescent less than that minimally expected। अब यहाँ पे अगर पेशेंट एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसमें क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि बच्चे की जो एज होती है उसके लिहाज से उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा इस एज में जाएगा तो इसका जो बॉडी वेट है वो इतना हो जाएगा, एडोलेसेंट में भी यही होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये फुलफिल नहीं हो पा रही होती इस सिचुएशन में। एंड अडल्ट्स की बात करें तो उनकी जो एज होती है, उनका जो जेंडर होता है, उससे रिलेटेड उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी वेट की वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती। तो ये इसका क्राइटेरिया नंबर ए था। बी की बात करें तो आपके पास इसमें पाया जाता है जी बॉडी वेट क्यों नहीं हो रहा या इनटेक क्यों नहीं हो रहा, फूड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी वेट वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और बिकमिंग फैट और परसिस्टेंट बिहेवियर दैट इंटरफेयर्स विद वेट गेन इवन थ्रू अ सिग्निफिकेंटली लो वेट। अब यहाँ पे उसको यही प्रॉब्लम है। हमने जब लास्ट अपनी डिसऑर्डर को डिस्कस किया था ईटिंग एंड फूड डिसऑर्डर में, रिस्ट्रिक्टिव इनटेक फूड एनर्जी में, उसमें भी वो खुराक नहीं ले रहा लेकिन उसमें इश्यूज दूसरे हैं। उसमें उसको सेंस जो स्मेल है खुराक की वो पसंद नहीं है, या फिर उसका जो अपीयरेंस है वो पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसको बॉडी गेनिंग या फिर बॉडी इमेज की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एनोरेक्सिया निरोसा में आपके पास बेसिक जो सिम्टम देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि आपके पास पेशेंट जो है वो फियर होता है उसके अंदर कि मेरा बॉडी वेट जो है वो गेन हो जाएगा, मेरी इमेज जो है बॉडी की वो खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिस्टर्बेंस इज अ वे इन विच वंस बॉडी वेट और शेप इज एक्सपीरियंस टू इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी वेट और शेप और सेल्फ एवोल्यूशन, persistent lack of recognition of seriousness of current लो बॉडी वेट। अब यहाँ पे उसको मैंने पहले बताया था कि इसमें पेशेंट के अंदर या क्लाइंट के अंदर जो है वो इनसाइड गुड नहीं होती, उसको नहीं पता होता है कि मेरे साथ कितना सीरियस प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है और मैं जो है वो एक बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका हूँ, क्योंकि उसकी जो जॉब होती है या फिर उसकी जो कल्चर है या जो उसकी थिंकिंग है वो उसको इस चीज़ पर सेटिस्फाई रखती है कि आई एम लुकिंग गुड, कि मैं इस तरह ज़्यादा अच्छा लगूंगा एज कम्पेयर टू फैटी और एज कम्पेयर टू अगर मेरा वेट गेन हो जाता है या फिर ये चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है, ये वही दो स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक है जी रिस्ट्रिक्टिंग टाइप एंड दूसरी है आपके पास बिंज ईटिंग की टाइप या पर्जिंग टाइप। दोनों को मैंने इन डिटेल पहले डिस्कस कर दिया कि रिस्ट्रिक्शन क्या होती है एंड पर्जिंग क्या होती है। यहाँ हम देख लेते हैं कि आपने स्पेसिफाई इन दोनों को कब करना है। अब जब आपके पास ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ आपके पास पेशेंट आया है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, और आप उसमें देखेंगे कि उसकी जो लास्ट 3 मंथ्स गुजरे हैं उनके दौरान द इंडिविजुअल हैज़ नॉट एंगेज इन रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग और पुर्जिंग बिहेवियर। अगर पेशेंट पुर्जिंग बिहेवियर या बिंज ईटिंग के एपिसोड्स में नहीं गया लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, तो आपने उसको स्पेसिफाई करना है रिस्ट्रिक्टिव टाइप। अब रिस्ट्रिक्टिव टाइप है ही क्या थी कि पेशेंट ने अपने आप पे कंट्रोल रखा हुआ है कि उसने इनटेक ही नहीं करना, जो है आपके पास जो खाना है या कैलोरीज हैं उनको इनटेक ही नहीं करना, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में वो रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, तो लास्ट 3 मंथ में आपने चेक करना है कि क्या उसने रिस्ट्रिक्शन को कंटिन्यू रखा है या फिर कहीं दरमियान में जाकर या किसी वीक में उसने बिंज ईटिंग की है, बहुत ज़्यादा खाया है या फिर पुर्जिंग बिहेवियर शो किया है जिसमें आपके पास सेल्फ इंड्यूस वॉमिट आ जाती है, मिस यूज़ ऑफ लेक्सेटिव आ जाता है, डायूरेटिक्स आ जाते हैं या फिर एमएसएस आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर तो ये सारी चीज़ें नहीं है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, तो आपने उसको स्पेसिफाई कर देना है रिस्ट्रिक्टिव टाइप। This subtype describe presentation in which weight loss is accomplished by primarily throughout the dieting, fasting and exercise. ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिस्ट्रिक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जो डाइट है वो बहुत कम दी गई है, ठीक है, या फास्टिंग की गई है, या फिर अगर डाइट दी गई है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज की गई है, तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन की टाइप आ जाती है। द नेक्स्ट वन बिंज ईटिंग या पुर्जिंग। अब यहाँ पे नाम से ज़ाहिर हो रहा है आपने 3 मंथ जो गुजरे हैं उनके दरमियान आपने चेक कर लेना है। अगर पेशेंट ने बिंज ईटिंग की है, पुर्जिंग बिहेवियर शो किया है, तो आपने उसको स्पेसिफाई कर देना है कि ये एनोरेक्सिया निरोसा स्पेसिफाई विद बिंज ईटिंग एंड पुर्जिंग टाइप। तो ये आपके पास सिंपल सी 2 इसके स्पेसिफायर्स थे, आपने इनको मद्देनजर रख कर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। एंड देन देखेंगे कि क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप इस चीज़ का आइडिया किस चीज़ से लगा सकते हैं, वो है उसका बीएमआई। बीएमआई आपने देखना है पेशेंट का जो आपके पास एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट आया है, उसका आपने बीएमआई नोट कर लेना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि अगर उसका बीएमआई जो है वो इक्वल या ग्रेटर देन जो आप लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 17 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो आप उसको माइल्ड कंसीडर करेंगे। इसको आप साइकोथेरेपी टेक्निक्स और जो है आपके पास सीबीटी इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, और इन चीज़ों से आप इसको जो है इसके अंदर गुड इनसाइट बिल्ड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉडरेट, और फिर मॉडरेट से आगे स्फीयर आपके पास और एक्सट्रीम तक चला जाता है। अब इस सिचुएशन के अंदर सॉरी इस सिचुएशंस के अंदर आप इसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाएंगे, रेफर भी करेंगे और मेडिकेशंस भी यूज़ करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट के अंदर जो बीएमआई है वो बहुत ज़्यादा लो है, और बीएमआई लो होने की वजह से पेशेंट के अंदर और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। उसके दूसरे जो सिस्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, जो ब्रीथिंग होगी, उसके अलावा डाइजेशन का जो सिस्टम ऑलरेडी डिस्टर्ब है, ब्रीथिंग का सिस्टम हो गया, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है, और बीएमआई देख कर आपने सिवियरिटी एक्सट्रीम या इन चीज़ों को देखते हुए आपने उसको आगे रेफर भी करना है और मेडिकेशन यूज़ करवानी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मैं बता चुकी हूँ आप इसमें मेडिसिन एंटीसाइकोटिक यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा उसके फिजियोलॉजिकल अगर कोई सिम्टम्स हैं, डायरिया है या फिर उसको वॉमिटिंग हो रही है या फिर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने मेडिकल में रेफ़र करना है, जो कि उनको मेडिसिन चूज़ करवाएंगे। साइकोथेरेपी में आप इसकी सीबीटी करवा सकते हैं, एंड द नेक्स्ट आप उसको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाएंगे जिसकी मदद से वो अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम जो आपके पास आई है, जो आप पेशेंट लेकर आया है डिसऑर्डर, उसकी सिवियरिटी लेवल क्या है, और उसी के बेस पर आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। मतलब कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है। वीडियो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा को इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।